वेलकम टू बोध ठाकुर आईएएस एकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 17 फरवरी की करंट अफेयर जो द हिंदू, असम ट्रिब्यून और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। आज का सबसे जो प्रमुख आर्टिकल्स है वो आपके प्राइस पिंच पर है। आप सभी को पता होगा कि इन्फ्लेशन से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार बहुत सारे काम कर रही है और अपितु भारत सरकार में ही नहीं, भारत में नहीं, विश्व के अंदर में कई रीजन और कई कारण से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच के युद्ध भी इसमें एक कारण है। कोविड-19 की स्थिति भी इसमें एक कारण माना जाता है। आज का आर्टिकल द प्राइस पिंच जिस पर बात की गई है, आरबीआई ने अपना इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप लिए। तो आज हम जानेंगे इस आर्टिकल के अंदर में कि इन्फ्लेशन क्या है, हमारे लिए इन्फ्लेशन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। जैसे प्रीलिम्स में अगर हम बात करें इन्फ्लेशन के बारे में, तो प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार की स्टेप लेती है, या फिर फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। विन विन प्रकार की जो पहलू है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है इस आर्टिकल में अगर देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लेशन और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इससे कई बार हमारे प्रीलिम्स में, असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, एएसपीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं आपका, चाहे यूपीएससी के एग्जाम में कई प्रश्न ऐसे आपके बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया से पूछा गया है या इन्फ्लेशन से पूछा गया है। दूसरे पॉइंट है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी और इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग और मोबिलाइजेशन से संबंधित जो आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मॉनिटरी पॉलिसी, इससे कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि यहां पर देखा जाए कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रिटेल इन्फ्लेशन को 52 बेसिस पर। तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आज का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इस पर हम बात करेंगे कि कैसे इन्फ्लेशन होता क्या है। सबसे पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, ज्यादातर लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन से ग्रसित हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हो कि इन्फ्लेशन होता क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? अगर मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि भाई इन्फ्लेशन क्या होता है, तो सामान्यतः लोगों का यही जवाब होता है कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना, वस्तु के प्राइस का बढ़ना। बट परंतु ये सत्य नहीं है कि सिर्फ प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं कहलाता है। किसी भी गुड्स और सर्विसेज जो डेली रोजमर्रा के जीवन में जो यूज कर रहे हैं, उसके प्राइस का बढ़ना सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं होता है। इन्फ्लेशन का कहने का तात्पर्य होता है कि द राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज, और उसके कारण से आपकी परचेजिंग पावर, आपकी जो खरीदने की ताकत जो कमजोर हो जाती है, उसे इन्फ्लेशन कहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर है कि भाई मान लिया कि कोई वस्तु का मूल्य जो है आज 100 रुपये पर केजी कोई वस्तु है, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण से उसका मूल्य 120 रुपये पर केजी होता है, तो हमारे पास खरीदने की ताकत तो कम हो गई। तो ऐसी स्थिति को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप पेट्रोल डीजल के भाव को आप जिस प्रकार से देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं, या चाहे हमारे क्लोथ्स हुआ, हाउस हुआ आपका, या फिर कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट हुए, कंज्यूमर हुए, स्टैपल, ये सभी चीज जो है इन्फ्लेशन के साथ हम जोड़ सकते हैं। इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है एवरेज प्राइस चेंजेस के बेस के आधार पर। मतलब किस प्रकार से किसी एवरेज प्राइस चेंजेस हो रहे हैं, कैसे प्राइस बढ़ रहे हैं, कितना परचेजिंग पावर हो रहा है, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। लेकिन यही जब इन्फ्लेशन को अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया जाए, अर्थात डिफ्लेशन की बात करें, तो डिफ्लेशन जस्ट इसका उल्टा होता है। डिफ्लेशन को कह सकते हैं कि भाई प्राइस का फॉल होना, गिरना, एक लेवल से प्राइस जब नीचे गिर जाता है जिसके कारण से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, तब आप कह सकते हैं कि भाई ये डिफ्लेशन है आपका। मतलब जो मूल्य आप
100 रुपए में आप जो 1 केजी खरीदते हैं अब वो 50 रुपए हो गए, मतलब वो 100 रुपए में 2 केजी खरीद पा रहे हैं, तो डिफ्लेशन है, वो चीजें सस्ती हो गई है। तो इन्फ्लेशन का जस्ट उल्टा जो होता है डिफ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन जो है इंडिकेट करता है डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर कहने का तात्पर्य जो होता है आपकी खरीदने की जो शक्ति है उसमें कम हो जाना इन्फ्लेशन है ना, ये बात करती है। रही बात इन्फ्लेशन के मेजरमेंट का, तो इन्फ्लेशन का मेजरमेंट या कह सकते हैं इन्फ्लेशन का कंट्रोल ये ज्यादातर आपको आरबीआई के थ्रू किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के इक्विपमेंट्स के माध्यम जो है, चाहे रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, एसएलआर हो, सीआरआर हो, बैंकिंग आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी हो, इन सभी टर्मों के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है ना। साथ साथ में अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर में, फिस्कल पॉलिसी के अंदर में, तो उसमें सब्सिडी को रेशनलाइज करके इन सभी मामलों से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। इन्फ्लेशन को मेजर करने वाली जो संस्था जो है जनरल गवर्नमेंट जो है अथॉरिटी है उसको मेजर करती है क्या इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो रही है या नहीं हो रही है, कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो स्पेशली मेजर करती है इन्फ्लेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा। वो एक कदम उठाती है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। रिपोर्ट की और डेटा कलेक्शन की बात करें तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी लोग डेटा कलेक्ट करती है। तो जो संस्था है जो मेजर करती है, जो डिपार्टमेंट हो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के द्वारा है ना। दो तरीके से इन्फ्लेशन को दो तरीके से मेजर किया जाता है भारत देश के अंदर में, खास करके सीपीआई अर्थात जिसको आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और डब्ल्यूपीआई जिसे आप होलसेल प्राइस कहते हैं। तो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई ये दो मेजरमेंट पैरामीटर है जिसके माध्यम से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। भारत देश के अंदर में जो हमारा सीपीआई है, कंज्यूमर 2014 के बाद जो है 16 के बाद हमारे देश के अंदर में मेजरमेंट का जो पैरामीटर है इन्फ्लेशन का, वो आपका सीपीआई हो गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई ये दोनों मेजर करता है रिटेल लेवल प्राइस चेंजेस को, बढ़ रहा है या घट रहा है। अब आपके पास एक सवाल उत्पन्न होता है, फिर कई बार ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन जो है डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेशन होते हैं। अगर हम डिमांड पुल के बेस के आधार पर बात करें तो दो प्रकार के डिमांड पुल इन्फ्लेशन हुआ, दूसरा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन हुआ। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जब चीजें डिमांड बढ़ेगी, अब चीजें कौन से उदाहरण के तौर पर कि मान लिया कि प्रोडक्शन कांस्टेंट है, सप्लाई कांस्टेंट है। अगर सप्लाई कांस्टेंट है आपका, है ना, और डिमांड बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाता है मनी सप्लाई के कारण हो सकता है। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई कांस्टेंट है, तो ऐसी स्थिति में उसके प्राइस में वृद्धि हो जाती है। तो कह सकते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन अराइज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी बिकम टू मोर देन सप्लाई। अगर सप्लाई से ज्यादा अगर डिमांड बढ़ जाता है तो आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। उसी प्रकार से कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब सप्लाई ऑफ गुड्स के कॉस्ट में वृद्धि हो जाना, जो मैन्युफैक्चरिंग लागत है, जो बनाने की जो वाली लागत है, उसमें वृद्धि होने के कारण भी आपका इन्फ्लेशन होता है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो फैक्टर है आपका डिमांड और सप्लाई का, अगर फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड को कैसे फैक्टर अफेक्ट करेगा, आखिर क्या कारण है। एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, कि क्या कारण है भाई डिमांड आखिर क्यों बढ़ता है। तो डिमांड बढ़ने के कई कारण हैं। डिमांड बढ़ता है आपका इंक्रीज मनी सप्लाई के बढ़ने के कारण, डिमांड है इनकम के बढ़ने के कारण, पब्लिक एक्सपेंडिचर के बढ़ने के कारण, कंज्यूमर के कारण, आपने सस्ता मॉनेटरी पॉलिसी कर दिया, आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग कर दिया, आपने प्राइवेट सेक्टर में एक्सपेंशन बढ़ा दिया, ब्लैक मनी बढ़ गई मार्केट के अंदर में, आपको एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ। तो इन सभी रीजन के कारण जो है हमारे यहां डिमांड बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया हमारे पास अभी 100 रुपए हैं, तो कोई वस्तु मैं खरीद नहीं सकता क्योंकि भाई हमारे पास लिमिटेड है। लेकिन सडनली मेरे पास 1000 रुपए आ जाते हैं, तो हमारे अंदर खरीदने की ताकत बढ़ गई क्योंकि हमारे पास मनी का सप्लाई बढ़ गया। तो इसके कारण से अब डिमांड चीजें बढ़ जाती हैं। सप्लाई की बात करते हैं तो इसके कारण से सप्लाई, इसके कारण से भी प्राइस बढ़ता है। जब मान लिया प्रोडक्शन शॉर्टेज हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, या कह सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कारण या नेचुरल क्लैमिटी के कारण डिजास्टर हो गए, सारे फसल बर्बाद हो गए, तो फसल में खास करके जो अनाज का मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी के कारण, आपका एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के कारण,
तो इसके कई कारण से, या युद्ध के कारण आप कह सकते हैं, तो इसके कारण से जब सप्लाई शॉर्टेज हो जाता है तो भी इन्फ्लेशन में आपको वृद्धि देखने को मिलता है। ऐसे और भी कई प्रकार के इन्फ्लेशन है, जैसे हम बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, आपको टाइटल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, या हाइपर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, आपका गैलोपिंग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। सिचुएशंस के आधार पर इन्फ्लेशन के डेफिनेशन जो है बढ़ते गए हैं। तो कई प्रकार के इन्फ्लेशन की बात। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भारत पर क्या पड़ेगा। तो इंपैक्ट ऑफ द हायर इन्फ्लेशन इन इंडिया, इंपैक्ट की बात करें तो इसके कई इंपैक्ट है, जैसे कि आप जैसे इन्फ्लेशन में वृद्धि होता है तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर में जो बैंक का रेट होगा वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहेगी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे, तो बैंक रेट को बढ़ा देगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी, आपको एसएलआर भी बढ़ा सकती है, सीआरआर को बढ़ा सकती है, ये सारे जो टर्म बैंकिंग टर्म है उसको इंक्रीज कर लेगी। तो इसके कारण से ये प्रभाव हो सकता है। दूसरा, आपका मंथली ईएमआई इंस्टॉलमेंट बढ़ सकता है आपका खर्च के कारण। डिपॉजिट रेट जो मेनली जो फिक्स टर्म के लिए होता है वो बढ़ सकता है आपका, है ना। कंजप्शंस और डिमांड जो है ये काफी इंपैक्टफुल हो सकते हैं रेपो रेट, इन सभी चीजों के कारण। सीआरआर में हाइक होगा जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, और कॉस्ट ऑफ द फंड जो विल गो अप बढ़ जाएगा। तो इन सभी चीजों के कारण, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो है इस पर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। अब सवाल यहां पर यह है कि भाई इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, टारगेट कैसे किया जाए। इन्फ्लेशन को टारगेट किया गया था शुरुआती दौर में, भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई इन्फ्लेशन को हम एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में हम रखेंगे। इसीलिए भारत के अंदर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सीपीआई मेथड लाया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेथड लाया, और उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन का जो टारगेट रहेगा 4% ही रहेगा। 4 +-6 की बात उन लोगों ने कहा था, +-6 अर्थात 2 की बात, मतलब 4 to 6 के बीच में आपको इन्फ्लेशन रखने की बात कही गई थी, है ना। तो ये सीपीआई मेथड है, लेकिन 2022 में भी सीपीआई इन्फ्लेशन जो है थोड़ा सा उन्होंने अपर लेवल इसको बढ़ा दिया 10 बेसिस के साथ, ताकि उसका नियंत्रण रहे। दिसंबर 2022 के अंदर में देखेंगे तो सीपीआई इन्फ्लेशन वाज डाउन 7 बेसिस से थोड़ा कम किया गया था। सॉफ्ट इन्फ्लेशन को थोड़ी सॉफ्टन की गई थी 2022 के अंदर में। तो कहने का मतलब सरकार भी इस पर आपको काम करती है, थोड़ा देखती है सिचुएशन को समझते हुए। मार्केट सप्लाई रिसेंट में अगर देखा जाए तो स्टेप मार्केट सप्लाई लिए गए हैं ताकि इन्फ्लेशन को नियंत्रण करे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने बजट के दौरान में काफी किया है। 3 मिलियन टन इन द ओपन मार्केट के तहत उसको बेचा गया है, ताकि वस्तुओं का ये जो हमारे अनाज है उसके प्राइस थोड़ा कम हो। सप्लाई अगर बढ़ेगा तो प्राइस भी आपको कम होगा। इनसफिशिएंट टू रीस्टोर मार्केट सप्लाई। गवर्नमेंट ने भी अपने कंजर्वेटिव यूनियन बजट 2023-24 के अंदर में काफी कुछ चेंजेस किए हैं ताकि इन्फ्लेशन को नियंत्रण किया जाए। तो गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप ले रहे हैं ताकि इन्फ्लेशन हमारा नियंत्रण रहे। तो ये इन्फ्लेशन से संबंधित है, इससे संबंधित आपके एग्जाम में असम पीसीएस में आपका प्रश्न पूछ सकता है, जैसे ऐसे हायर इन्फ्लेशन लेवल इन इकोनॉमी लीड टू मनी सप्लाई, क्या हो जाएगा। डेफिनेटली अगर इन्फ्लेशन हाई होगा, किसके कारण से, मनी सप्लाई बढ़ने के कारण भी इन्फ्लेशन हाई हो सकता है। तो इसका ए इज द राइट आंसर। उसी प्रकार से विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट टू अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, अभी हम लोगों ने आर्टिकल में देखा अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन होता है, अर्थात संतुलन। तो इसका भी ये राइट आंसर होगा, डिफ्लेशन होता है अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द गवर्नमेंट रीअस्टोर टू रिड्यूस टू इन्फ्लेशन, सरकार जो है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकती है। तो सरकार जो अपनी खर्चा कम कर देगी, आपका सब्सिडी को कम कर देगी। सब्सिडी जब कम होगा, लोगों के पास पैसे कम होंगे, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये आपका प्रमुख आर्टिकल था। अब बात करते हैं असम से संबंधित कुछ प्रमुख न्यूज के बारे में, जो आपके असम पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। इस तरीके के कई बार आपकी स्कीम से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक सबसे पहले हाल फिलहाल के सबसे प्रमुख है, जिसका नाम है असम जीविका सखी एक्सप्रेस। असम जीविका सखी एक्सप्रेस स्कीम 2023 आया है। असम के चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है आपका हिमता विश्वा शर्मा। तो इन्होंने ये लॉन्च किया है, स्पेशली सक्सेस ऑफ द फीमेल रन सेल्फ हेल्प ग्रुप। बहुत सारे स्वयं सहायक वाली महिलाएं हैं, उन महिलाओं को मदद करने के लिए, उनको आसान करने के लिए, एडवांस असम गोल के लिए उन्होंने असम जीविका सखी एक्सप्रेस लाया है।
जिसके तहत उन सभी महिलाओं को स्कूटी दिया जाएगा। स्कूटी जो गाड़ी होता है आपको पता होगा, उनको दिया जाएगा। तो एडवांस असम गोल बिकमिंग टू वन ऑफ द स्टेट विद द हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रोथ स्टेट के तहत। तो इसके तहत जो है जीविका सखी एक्सप्रेस स्कीम भी साथ में इसी के अंदर में है। जीविका सखी एक्सप्रेस ऑफ द असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत, इसके तहत सरकार जो है 6,670 स्कूटर्स टू कम्युनिटी कैडर में बांटेंगी। इसके तहत बहुत सारी जो महिलाएं हैं सखी एक्सप्रेस के तहत, जैसे कृषि सखी, बीमा सखी, पशु सखी, जीविका सखी, हु वर्क टू कम्युनिटी कैडर, कम्युनिटी के लिए जो काम कर रही है महिलाएं, उन सभी महिलाओं को असम सरकार के द्वारा जो है स्कूटी मुहैया करवाया जा रहा है, ताकि वो बेहतर तरीके से काम करे। असम के अंदर में जो डेवलपमेंट में जो जिनका भागीदारी है, पर कैपिटा इनकम में बढ़ाने में जो भागीदारी है, उनमें उनको मदद मिले। तो ये इसके तहत जो है सरकार क्या देती है, स्कूटी देती है, स्कूटर देती है ना। तो याद रखिएगा असम जीविका सखी एक्सप्रेस स्कीम। एक सबसे प्रमुख और भी स्कीम है जिसका नाम है सरोठी स्टार्टअप फंड। अक्सर कई बार होता है कि हमारे पास आइडिया होते हैं, हमारे पास गोल होते हैं कि मैं बेहतर कर सकता हूं या प्रोडक्शन कर सकता हूं, या नए नए हम छोटे मोटे लघु उद्योग खोल सकते हैं, इंडस्ट्री खोल सकते हैं, लेकिन हमारे पास फंड नहीं होता है, पैसे नहीं होता है। ऐसी स्थिति में असम सरकार जो है एक लोन लेकर आई है जिसका नाम है सरोठी स्टार्टअप फंड। सरोठी स्टार्टअप फंड के तहत जो है सरकार जो है 5% के छोटा सा रेट पर, 5% के रेट पर गवर्नमेंट जो है 10 लाख तक लोन दे सकती है। तो ये सरोठी अप फंड असम सरकार द्वारा जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, उन सभी के लिए जो छोटे मोटे लघु उद्योग की स्थापना करना चाहते हैं, असम सरकार उनमें मदद करेगा। तो ये चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप फंड के तहत ये लेकर आया गया है, जिसका नाम है सरोठी या सरोठी स्टार्टअप फंड लाया गया है। ये आपको उन समस्याओं को जो फाइनेंस से रिलेटेड, जो स्मॉल स्टार्टअप करने वाले लोग हैं, छोटे मोटे लघु उद्योग ओपन करने वाले लोग हैं, उनके समस्या का समाधान करेगा। और इसके तहत जो है सब्सिडीज के तहत पर इंटरेस्ट के कम इंटरेस्ट पर, 5% के कम इंटरेस्ट पर उन सभी एलिजिबल्स एप्लीकेंट को 10 लाख तक उनको लोन मिल सकेगा। 10 लाख तक सरकार उन्हें लोन देगी इस फंड के तहत। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपका, जो हाल फिलहाल की अगर हम बात करें, पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पेरियार टाइगर रिजर्व जो कि केरला में है, तो हाल फिलहाल में 4 दिवसीय जो है वहां पर सर्वे हुआ है, बर्ड सर्वे हुआ। उस बर्ड सर्वे वहां के आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है, 4 दिन का बर्ड सर्वे। उसके तहत यह देखा गया कि करीब करीब 231 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स जो है पेरियार टाइगर रिजर्व में आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनमें से 11 स्पीसीज 11 स्पीसीज ऑफ द बर्ड जो है उस रिकॉर्ड के दौरान में पहले जो हुआ करता था वो नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं बर्ड्स के जो स्पीसीज थोड़ा सा विलुप्त देखने को मिला है, 11 ऐसे, कुल मिलाकर 231 स्पीसीज अभी तक मिले हैं, है ना। तो ये सर्वे हो रहा है, बर्ड सर्वे हो रहा है स्पेशली। थोड़ा सा इससे प्रश्न पूछ सकता है कि आपका पेरियार टाइगर रिजर्व क्या है, कहां पर है, लोकेशन उसका क्या है। आप सभी को पता होगा कि पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वेस्टर्न घाट में केरला में। तो प्रश्न पूछ सकता है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहां है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व जो है केरला में है ना। 1978 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था इसे, और इसको जो है वहां की एक नदी है जिसका नाम पेरियार है, पेरियार नदी के नाम पर इसको रखा गया है ना। ऑरिजिन डीप इनसाइड द रिजर्व। 2 वहां पर मेन रिवर है आपका, पंबा और पेरियार ड्रेन। पंबा और पेरियार ड्रेन जो है वो है खास करके, और वहां के ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जैसे आपका मानस हुए और आपका पलिन। तो हो सकता है प्रश्न ये भी पूछेगा कि भाई पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास में रहने वाले ट्राइब्स के नाम क्या हैं, तो ट्राइब्स के नाम है आपका मानस हुआ, आपका पलियंस हुआ। ये तो तरीके से किस नदी के नाम पर रखा गया, तो पेरियार नदी के नाम पर रखा गया, है ना। मैक्सिमम एल्टीट्यूड 2016 मीटर है वहां पर। वेजिटेशन कैसा है वहां का, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, सेमी एवरग्रीन है, मोस्ट डेसिडुअस है। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं।
फ्लोरा की बात करें तो फ्लोरा आप देख सकते हैं कि भाई करीब करीब वहां पर 171 स्पीसीज ऑफ ग्रासेज है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर में, जैसे साथ में टीक सगवान है, मैंगोज है, आपका रोजवुड है, जामुन है ना, आपका टर्मिनल लाइज है, आपका टैमरिज है, रॉयल्स पोन्सिया है ना, बम्बूज है, ये सारे फ्लोरा है। फ्लोरा का मतलब पेड़ पौधा होता है, ट्रीज होता है। उसी प्रकार से फना की बात करें, फना का मतलब जानवर, एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स जैसे आपका वहां पर एलिफेंट्स है, आपका वाइल्ड पिग्स है, सांबर है, गौर है, माउस डियर है, डोल है, ये प्रमुखता वहां के बार्किंग डियर से, प्रमुखता वहां के क्या है, वो आपके और उस रिजर्व के अंदर में आपके जानवर है। 4 ऐसे प्रीमेट स्पीसीज हैं वहां पर जो काफी पाए जाते हैं, जैसे आपको लैंड टेल मकाउज हैं, नीलगिरी लंगूर्स, घी गोल्डन स्लगूर जो काफी कॉमन है वहां के लिए, या नीलगिरी टाहर्स एक्सक्लूसिवली आप कह सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीएससी के अंदर में। देख सकते हैं यहां पर कहता है पेरियार टाइगर रिजर्व सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ऑफ कोर्स आपका केरला के अंदर में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड है कहां पर, तो इंद्रावती आपके चंडीगढ़ में है। तो एक प्रश्न कहीं ना कहीं असम पीसीएस में आपको टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क से जरूर पूछे जाते हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका न्यूज है आपका थवेट्स ग्लेशियर। थवेट्स ग्लेशियर क्या है भाई? थवेट्स ग्लेशियर एक्चुअली साइंटिस्ट जो है अभी स्टडी कर रहा है अंटार्कटिका में, तो अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है जिसका नाम है थवेट्स ग्लेशियर। ये थवेट्स ग्लेशियर के बारे में कहा जा रहा है कि वार्म वाटर के लीकेज हो रही है, और वहां पर वार्म वाटर के लीकेज होने के कारण जो है टेम्परेचर वहां पर इंक्रीज होने के कारण जो है वो ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, और ये बहुत ही खतरा की बात है। आपको पता होना चाहिए कि जब ग्लेशियर मेल्ट होगा तो वाटर लेवल जो समुद्र का, ओशियन का वाटर लेवल बढ़ेगा, और छोटे मोटे जितने भी ओशियंस हैं, छोटे मोटे जितने भी आइलैंड्स हैं, वो सारे आइलैंड सबमर्ज हो जाएंगे। तो बड़ा खतरे की बात है। यहां पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं थवेट्स ग्लेशियर के बारे में। इसका नीक नाम डूम्सडे ग्लेशियर भी है आपका। डूम्सडे ग्लेशियर जो है, जो सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग ग्लेशियर के रूप में अंटार्कटिका में पाया गया है। इसकी साइज जो है ग्रेट ब्रिटेन से भी बड़ा है, मतलब कह सकते हैं कि जितनी साइज ग्रेट ब्रिटेन की है उससे भी बड़ा इस ग्लेशियर का साइज है आपका थवेट्स ग्लेशियर का। करीब 120 किलोमीटर वाइड है आपका, ब्रॉड है आपका। साथ साथ में ये बहुत तेजी से अपनी आइस को लूज कर रहा है, आप कह सकते हैं वाटर लूज हो रहा है बहुत ही तेजी से। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं आपका। सो ग्लेशियर होल्ड टू एनफ वाटर टू रेज अ ग्लोबल सी लेवल। अगर ये ग्लेशियर पिघल जाता है तो ओशियंस के वाटर लेवल डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो इसको लेकर काफी कंसर्न है कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोका जाए, है ना, ताकि जो है छोटे मोटे आइलैंड सबमर्ज होने से बचे, या नए तरह तरह की बीमारियां भी पैदा हो सकती। तो ये प्रश्न है आज का, ये है आपका करंट अफेयर, जिससे आपके प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।